नमस्कार। आज करंट अफेयर्स के अंतर्गत अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर हम चर्चा करेंगे। और यह चुनाव देखिए 5 नवंबर 2024 यानी 5 नवंबर 2024 को हो रहा है। और इस चुनाव पर सभी देश यानी विश्व के सभी देश चौकन्ने हैं और बहुत ही उत्सुकता और सतर्कता के साथ इस चुनाव के परिणाम को देख रहे हैं। इस चुनाव में दो लोग लड़ रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं और डोनाल्ड जो ट्रंप हैं वह एक बार राष्ट्रपति अमेरिका के रह चुके हैं। दूसरे तरफ डेमोक्रेट पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो कमला हैरिस हैं और यह अभी वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति भी हैं। यह भारतीय मूल की हैं। अब देखिए, अगर कमला हैरिस जीतती हैं इस चुनाव में तो पहली बार अमेरिकी इतिहास में अमेरिका की कोई राष्ट्रपति महिला बनेंगी। और वह चूंकि भारतीय मूल की हैं, उनकी मां भारतीय मूल की थी, इसलिए भारत को भाई इसमें भी बहुत उत्सुकता है और गर्व महसूस करेगा कि भारतीय मूल के आदमी अमेरिका में जाकर राष्ट्रपति बनी, जिस तरीके से ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। और अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार राष्ट्रपति रह चुके हैं और जब राष्ट्रपति थे तो भारत के अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके साथ इनका संबंध भी अच्छा माना जाता था और इन लोगों में अच्छी केमिस्ट्री बनती थी, तो वो भी ठीक है। अब हम इसका आकलन करेंगे कि भारत के लिए कौन ठीक होगा, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, और विश्व के लिए किनका क्या प्रभाव पड़ेगा ये चर्चा करेंगे। और क्यों इनके चुनाव पर, अमेरिका के चुनाव पर पूरा विश्व में शोर मचा हुआ है, उसका कारण क्या है। तो पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड में आऊंगा और ये बताना के प्रयास करूंगा कि अमेरिका जो है वो विश्व की सबसे बड़ी आज के डेट में आर्थिक महाशक्ति है और यह एक सुपर पावर बन चुका है अमेरिका। और साथ ही साथ सैन्य दृष्टि से भी विश्व में इसका स्थान पहला आ रहा है अमेरिका का। और भी कई चीजें हैं जो अमेरिका को सुपर पावर बनाता है। और यह चीज एक दिन का नहीं है, लगभग 100 वर्षों से, 100 ईयर्स से अमेरिका अपने इस पोजीशन को मेंटेन करता रहा है। बहुत उतार चढ़ाव आया, फिर भी अमेरिका अपने इस पोजीशन को मेंटेन कर रहा है। और आप यूं कहिए कि जो ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ही अमेरिका जो सुपर पावर होकर एक महाशक्ति रूप को बन के, आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा, उस पोजीशन को अभी तो खोया नहीं है। और इसलिए अमेरिका में सभी को इंटरेस्ट है। अमेरिका के पास शक्ति है कि अमेरिका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन भी करता है और बहुत ज्यादा अमेरिका बहुत ज्यादा अपने प्रोडक्शन के माध्यम से अर्न भी करता है, कमाई भी करता है और बहुत ज्यादा खर्च भी करता है। अमेरिका में ताकत है, इसके पास एक्स्ट्रा सरप्लस धन हमेशा रहता है और उस धन को वो हर जगह यूटिलाइज करता रहता है या देता रहता है। जैसे अभी देख लीजिए रसिया के साथ और रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, तो अभी का जो अमेरिकी प्रशासन है वो खुल के यूक्रेन के साथ है, यूक्रेन को आर्थिक मदद कर रहा है। और ये तमाम जो पॉलिटिकल पंडित हैं उनका मानना है कि अमेरिका के कारण ही जेलेंस्की वहां पर अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं और रूस से लोहा ले रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो मदद करता है और उसके पास पैसा है तब मदद करता है। अमेरिका ही है जो देख लीजिए कि इजराइल और जब गाजा पर आक्रमण होता है या इजराइल और ये ईरान पर अभी देखिए जो युद्ध हो रहा है, तो उसमें भी अमेरिका का हाथ है। और यहाँ पर अमेरिका जो है वो इजराइल का साथ दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका वहां पर देखिए कि जब रूस आक्रमण करता है जेलेंस्की पर, यानी कि रूस जब आक्रमण करता है यूक्रेन पर, तो अमेरिका कहता है कि रूस ने बहुत गलत किया और यूक्रेन के साथ आकर खड़ा हो जाता है और उसको धन से मदद करता है। इतना मदद करता है कि यूक्रेन एक छोटा देश है तुलना में, रूस के तुलना में, और रूस के तुलना में उसकी जो सैन्य शक्ति भी बहुत कम है, फिर भी वो अभी तक लड़ाई लड़ रहा है 2.5 वर्षों से।
और उसके पीछे कौन किसका हाथ है? तो अमेरिका का हाथ है। और दूसरे तरफ जब इजराइल आक्रमण करता है फिलिस्तीन पर या गाजा पर, तो अमेरिका यहां पर अपनी नीति को बदल देता है, क्योंकि एक तरफ आक्रमण का जो कर रहा था उसके विरुद्ध खड़ा हुआ, यहाँ इजराइल आक्रमण कर रहा था, यहाँ इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हो जाता है। और अमेरिका के बल पर भी इजराइल इतना लंबा युद्ध लड़ रहा है और सभी को यहाँ पर दे रहा है, आपको चुनौती दे रहा है। तो ये मैं एक बात बताया कि अमेरिका किस तरह से इन्वॉल्व होता है। यहाँ देखिए अभी बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसमें भी अमेरिका का हाथ है, और अमेरिका वहीं के किसी व्यक्ति मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज भी देता है और साथ ही साथ फिर उसको राष्ट्रपति बनाता है, और कहा जाता है कि हाँ भी अमेरिका का इंटरेस्ट है। पाकिस्तान के साथ, भारत पाकिस्तान के साथ उसको भी कई तरीके से पहले भी वहां पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने में अमेरिका का वहां पर हाथ माना गया है। और तो ये सब चीजें हैं। तो अब प्रश्न ये कि अमेरिका ये करता क्यों है और अमेरिका को इसमें क्या रुचि है, साथ ही साथ अमेरिका को इतनी ताकत कहां से आती है? तो ताकत वही है कि अमेरिका की जो पर व्यक्ति जो उत्पादन क्षमता है वो विश्व के सभी देशों से बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि चीन से वह 3 गुना ज्यादा है। अमेरिका की जो पर व्यक्ति प्रोडक्शन है, पर व्यक्ति उत्पादन क्षमता जो है वो चीन भी एक बढ़ती इकोनॉमी है, उससे 3 गुना ज्यादा है। और भारत भी एक बढ़ती इकोनॉमी है, बहुत तेजी से माना जा रहा है कि भारत बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन भारत से तो पर व्यक्ति उत्पादन अमेरिका का कई गुना ज्यादा है। तो ये सब चीज अमेरिका को एक आर्थिक महाशक्ति बनाता है। अब इस पर मैं अभी चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं एक घटनाक्रम की बात करता हूं। देखिए बात है 1998, ये समय याद कीजिए 1998, 1998, ठीक है ना। और 1998 में क्या हुआ कि मई का महीना है, और देखिए यहाँ पर 12-13 मई है, 12-13 मई, ठीक है ना, मई। यहाँ पर क्या होता है? पोखरण विस्फोट होता है। क्या हुआ? पोखरण विस्फोट। उस समय भारत के प्रधानमंत्री ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। पोखरण विस्फोट, ये न्यूक्लियर विस्फोट था, विस्फोट पोखरण विस्फोट कहा जाता है। और या पोखरण विस्फोट मतलब ये टेस्ट था, विस्फोट क्या कहेंगे यहाँ पर, विस्फोट तो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट बोल दीजिए, न्यूक्लियर टेस्ट, और शॉर्ट फॉर्म में उसको पोखरण विस्फोट भी, क्योंकि विस्फोट होता है, टेस्ट हुआ तो बहुत धमाका हुआ जाकर। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी एक शांति प्रिय और उदारवादी नेता थे, लेकिन उन्होंने भी भारत की शक्ति के साथ कोई समझौता नहीं किया, और उन्होंने इसकी आवश्यकता समझी, और वहां पर न्यूक्लियर टेस्ट किया गया और परमाणु विस्फोट करके अपनी क्षमता को भारत ने वहां पर दिखाया 8 मई को। और इस भारत के रिएक्शन में ये इंडिया करता है। ये कौन करता है? इंडिया। ये इंडिया किया। इंडिया के रिएक्शन में भाई इसका काउंटर पार्ट हमेशा अपने को पाकिस्तान करता है। तो फिर 1998 में ही देखिए पाकिस्तान भी इंडिया के रिएक्शन में कि भाई भारत से हम कम कैसे रहेंगे। हालांकि आज वो भारत के समक्ष किसी भी तरह से टिक नहीं पा रहा है, बहुत पीछे हो गया। दोनों देश पाकिस्तान और इंडिया साथ ही विभाजन हुआ भारत अंग्रेजों के जाने के बाद, और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा उपजाऊ और भारत के जनसंख्या के तुलना में उसको ज्यादा जमीनें दी गई। जनसंख्या कम गई और जमीनें ज्यादा गई और फर्टाइल जगह वहां पर दी गई, फिर भी आज उसकी हालत बहुत दुर्दिन है अपने नीतियों के चलते। तो हमेशा एक तरह से वो ईर्ष्या में मरता रह रहा है वहां की जो हुक्मरान है। तो 1998 में जब भारत ने विस्फोट किया तो इसने भी बस थोड़ा समय बाद 28 मई को ये बलूचिस्तान में न्यूक्लियर टेस्ट करता है। क्या किया? बलूचिस्तान। ये थोड़ा मैं बैकग्राउंड आपको समझा रहा हूं कि बलूचिस्तान में ये न्यूक्लियर टेस्ट किया पाकिस्तान ने। अब जब दोनों टेस्ट हुआ तो अमेरिका तो अब पूरे विश्व को अपने को आका मानता है कि मैं महाशक्ति हूं और मेरे इजाजत के बिना ये लोग टेस्ट कैसे कर रहे हैं। और उस समय अमेरिका क्या किया था? न्यूक्लियर टेस्ट पर बैन लगाए हुए था। तो अपने नीति के तहत अमेरिका ने 6 महीने बाद, ठीक, बस उस समय अमेरिका ने क्या किया कि आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। भारत और पाकिस्तान दोनों पर अमेरिका ने क्या किया?
आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया। अमेरिका ने लगाया और कहा कि भैया आप लोग जो ये न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, भारत पोखरण में जो न्यूक्लियर टेस्ट किया और पाकिस्तान ने वो भी उसके बाद 28 मई को बलूचिस्तान में किया, ये हमारे नीतियों के विरुद्ध है और हमारी जो नीति है वो बताती है कि जो देश ऐसा करेगा उस पर हम आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। आप लोगों पर हम आर्थिक प्रतिबंध लगाते हैं और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि ठीक 6 महीने बाद भारत से वह आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका जो है हटा लेता है। अमेरिका में जो बिल क्लिंटन वहां के राष्ट्रपति बनते हैं, तो बिल क्लिंटन जो है वो आर्थिक प्रतिबंध को 6 महीने बाद ही हटा लेते हैं। और इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनको अमेरिकी संसद में निमंत्रण दिया जाता है और अमेरिकी संसद में अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं 2.5 साल के बाद जाते हैं और वहां संसद में जाकर अटल बिहारी वाजपेयी भाषण देते हैं। भारत से अमेरिका का आर्थिक प्रतिबंध हट चुका है और वहां पर जाकर वो भाषण में बोलते हैं कि भारत और अमेरिका तो स्वाभाविक एक दूसरे के मित्र हैं। उन्होंने बोला कि हम लोग कोई बनाए हुए मित्र नहीं है, हम लोग स्वाभाविक मित्र हैं। कोलंबस से उन्होंने उदाहरण देना शुरू किया और कहा कि हम लोग नेचुरल एलाई हैं। तो ये अमेरिका के साथ भारत का रिलेशन है कि एक बार पोखरण विस्फोट के बाद अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध भी लगाया, लेकिन तुरंत 6 महीने के बाद प्रतिबंध हटा भी दिया। भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने विस्फोट के समय जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके नेतृत्व में पोखरण विस्फोट या न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, उनको अपनी संसद में भी बुलाया, जोरदार इनका अभिवादन किया उन्होंने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बोला कि अमेरिका और इंडिया एक दूसरे के नेचुरल एलाई हैं। और फिर भारत और अमेरिका की जो घनिष्ठता है इसके बाद भी आज तक बढ़ रही है, 25 वर्षों तक बढ़ी हुई है। कैसे बढ़ी हुई है? क्योंकि जो एक तरीके से जो व्यापार होता है, मैं बताऊंगा, वो भारत और अमेरिका का बहुत ज्यादा होता है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं और कमला हैरिस, तो ये लोग के बीच जो चुनाव हो रहा है, तो इस चुनाव का बहुत महत्व है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब अमेरिका छींकता है तो पूरे विश्व को जुकाम ग्रसित कर लेता है। उसको अंग्रेजी में बोला जाता है कि व्हेन अमेरिका स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैचेज कोल्ड। तो ये है कि अमेरिका इतना महत्वपूर्ण है कि अमेरिका को जब इसका छींक आई, इसका मतलब कि पूरे विश्व को ये सर्दी लग गई। अब देखिए, तो यही बात है। अब देख, अमेरिका जो है 100 सालों से महत्वपूर्ण बना हुआ है, पिछले 100 सालों से, 100 ईयर्स से। देखिए 1929 में क्या होता है कि शेयर मार्केट गिर जाता है, क्रैश कर जाता है। एक घटना घटी है 1929 में अमेरिका में। थोड़ा इतिहास देखिए कैसे अमेरिका मजबूती से खड़ा रहा। इसमें शेयर मार्केट क्रैश करता है, शेयर मार्केट क्रैश कर जाता है और इससे होता क्या है, आर्थिक मंदी छा जाती है, डिफ्लेशन आ जाता है। तो शेयर में होता है आर्थिक मंदी आती 1929 में, और ये आर्थिक मंदी जब अमेरिका का शेयर मार्केट क्लैश करता है तो पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आ जाती है। तो हुआ ना कि अमेरिका जब अमेरिका स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैचेज कोल्ड, तो अमेरिका के शेयर मार्केट क्रैश किया, लेकिन पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आ गई है। ठीक है, और इकोनॉमिक वहां पर डिफ्लेशन होता है। इसी के साथ साथ ये देखा गया कि फिर भी उस स्थिति से भी अमेरिका अपने को उबार लिया और उबारते हुए वो दुनिया का बिग और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बना। इसके साथ साथ 2008 में भी अमेरिका में आर्थिक मंदी आती है। देखिए भी आर्थिक मंदी था, आर्थिक मंदी 2000 ये देखिए 1929 में आर्थिक मंदी हुआ अमेरिका में और ये पूरे मंदी पूरे विश्व में छा गया। फिर देखिए 2008 में भी आर्थिक मंदी आ गया अमेरिका में, आर्थिक मंदी। ये सब अमेरिका की बात मैं कर रहा हूँ, अमेरिका के साथ साथ पूरे विश्व प्रभावित हो रहा है। और देखिए आर्थिक मंदी हुआ 2008 में और फिर वहां पर भी विश्व प्रभावित हुआ। अमेरिका होता है विश्व प्रभावित होता है। अमेरिका का अगर शेयर मार्केट नीचे जाता है तो उसका जो है पूरे विश्व के सेंसस पर प्रभाव पड़ता है। फिर देखिए एक घटना घटती है
कि कोविड आया 4 साल पहले, क्या हुआ इससे 4 साल पहले कोविड आ गया। इसमें भी अमेरिका को की अर्थव्यवस्था को बहुत उसने डाउन किया, अमेरिका इससे जूझा और लेकिन फिर इससे भी वो तुरंत संभल गया और आगे निकला। फिर तीसरा ये देखिए, इसके बाद जो घटना घटती है, देखिए सब घटनाएं घट रही है, कैसे कैसे अमेरिका पर सेटबैक आते हैं। फिर ये देखिए, ये रसिया यूक्रेन वार हुआ, रसिया यूक्रेन वार, इसमें अमेरिका इन्वॉल्व हो गया। इसमें अमेरिका से मतलब था नहीं, लेकिन अमेरिका इसमें आकर इन्वॉल्व हो गया नाटो का बहाना लेकर, और इसमें यूक्रेन का मदद करने लगा और बहुत ज्यादा अपना पैसा यहाँ पर खर्चा किया, तो वो भी इसके लिए एक खर्चे की आया। साथ ही साथ ये देखिए, और इसके बाद क्या हुआ कि अभी जो घटना चल रहा है प्रेजेंट में, अभी प्रेजेंट वर्तमान में क्या हो रहा है, यहाँ पर इन्फ्लेशन है और महंगाई है। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति कहिए एवं महंगाई चल रही है, महंगाई चल रही है अभी, और इसको भी अमेरिका झेल रहा है, लेकिन इसके बाद भी पूरे विश्व का वो सुपर पावर बना हुआ है। और इसमें एक बार लगता था कि चाइना जो है अमेरिका से आगे निकल जाएगा, एक बार ऐसा समझ में आया, क्योंकि चाइना का भी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत आगे बढ़ रहा था, और भारत का भी ग्रोथ रेट, आज भी लोग कहते हैं कि अमेरिका से ग्रोथ रेट से वो आगे है, तो लगा कि ये, फिर जापान का भी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। लेकिन चाइना, कोविड के बाद चाइना जो लड़खड़ाया वो अभी तक अपने को कंट्रोल नहीं कर पाया है, कोविड के बाद ही। और चाइना अपने कुछ उसका जो ग्रोथ रेट या उसकी इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन हुई है, इसी कारण से भी देखिए भारत और चाइना का ब्रिक्स सम्मेलन में एक तरह से बात भी हो रही है, और चाइना सीमा से पीछे हटने के लिए तैयार हुआ, तो उसमें इकोनॉमिक कारण भी चाइना का था, कोई भारत की सहयोग की उसकी जरूरत है। लेकिन कोविड के बाद से जो चाइना पर जो सेटबैक लगा, उसको अभी चाइना ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाया है, और उसमें अगर भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले और विशाल बाजार वाले देश से अगर वो पंगा लेगा, और भारत भी बढ़ती आर्थिक शक्ति बन रहा है, तो उसको घाटा है, तो उसने समझौता करना उचित समझा। जापान भी बहुत तेजी से उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन फिर भी वह अमेरिका से आगे नहीं निकला, लेकिन अमेरिका हर परिस्थितियों में अपने को संभाले हुए है। और आप समझ सकते हैं कि जो देखिए G7 है, देखिए G7 कंट्री है, ग्रुप 7, G7 कंट्री में अमेरिका भी है और 7 देश हैं। तो G7 कंट्री में अमेरिका का जो जीडीपी है, देखिए अमेरिका का जो भी जीडीपी है, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, वह रेस्ट 6 देशों के जीडीपी के बराबर है। तो समझिए इसका जीडीपी कितना ज्यादा है अमेरिका का, कि रेस्ट 6 कंट्रीज जीडीपी, 6 कंट्रीज जीडीपी, ये मैं समझाने को प्रयास कर रहा हूं कि अमेरिका कैसे आर्थिक महाशक्ति है, कि G7 में अमेरिका के अलावा और भी 6 देश हैं, तो अमेरिका की जो जीडीपी है वो अकेले बाकी 6 देशों की जीडीपी के बराबर है। तो आप समझिए कि बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इसी के साथ साथ जो इसका ग्लोबल इकोनॉमी अमेरिका का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही मजबूत है। हालांकि इंडिया और चाइना फास्टली ग्रोइंग है, लेकिन फिर भी ये लोग अमेरिका के अभी कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए प्रति व्यक्ति जो उत्पादन क्षमता है अमेरिका का, प्रति व्यक्ति उत्पादन क्षमता, प्रति व्यक्ति उत्पादन क्षमता तुलना है, तो अमेरिका का देख लीजिए, अमेरिका का बराबर है, अमेरिका का जो उत्पादन क्षमता है वो चाइना के 3 गुना है। क्या है? चीन का 3 गुना, चीन का 3 गुना, और भारत का कई गुना, भारत का कई गुना, मेनी टाइम्स। देख रहे हैं, प्रति व्यक्ति उत्पादन क्षमता अमेरिका की बहुत ज्यादा है, और चीन का तो कई 3 गुना है, और भारत का ये कई गुना है। तो ये आपको समझने के लिए कि किस तरीके से उसका बाजार है। साथ ही साथ अमेरिका की कुछ और बात मैं बताऊंगा यहाँ पर, कि देखिए अमेरिका प्रोडक्शन जो करता है ना, अमेरिका के पास एक बहुत बड़ा खुद का बाजार है, और अमेरिका जो है वो 50 राज्यों का एक संघ है,
वहां पर अमेरिका में 50 राज्य हैं, सबको मिला के ये संयुक्त राज्य अमेरिका बना हुआ है, 50 स्टेट्स हैं। और अमेरिका जितना उत्पादन करता है उसका मैक्सिमम भाग तो स्वयं खपत कर लेता है, तो उसको कोई अलग बाजार नहीं खोजने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उसकी कमाई बहुत ज्यादा होती है। देखिए अमेरिका हर चीज का जो क्वालिटी प्रोडक्शन करता है, क्योंकि पूरे विश्व का टैलेंट अमेरिका के पास पहुंच गया है, पूरे विश्व का टैलेंट अमेरिका के पास पहुंचा हुआ है, और अमेरिका उसको बुलाता है, उसको मुंहमांगी कीमत देता है। भारत के ही सुंदर पिचई जो भारत में पढ़े और बाद में कहा चले गए, अमेरिका चले गए, और अमेरिका के गूगल को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और गूगल को ज्वाइन करके उन्होंने गूगल को बहुत आगे बढ़ाया। और देख ही रहे कि गूगल ने जो आईफोन इजाद किया, आईफोन आज स्टेटस सिंबल बन गया है। अमेरिका में तो उसकी बिक्री यही है, विश्व में बहुत ज्यादा बिक्री है, भारत में भी हर कोई अपने हाथ में एक आईफोन लेकर चलता है, तो अमेरिका का प्रोडक्ट है। इसी तरह से आप देख लीजिए कि सत्यम नडेला, ये सत्यम नडेला जो हैं वो भारत के हैं और भारत में पढ़ाई की है, और अंततः वो अमेरिका चले गए और वहां पर जाके वो माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लिया और अमेरिका को मजबूत कर रहे हैं, और वहां के आईटी इंडस्ट्री को मजबूत कर रहे हैं। अमेरिका में विश्व के सबसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और फेमस यूनिवर्सिटी अमेरिका में ही है, और लोग भारत में यहाँ पर क्या होता है, बीटेक करते हैं, फिर एमएस करने के लिए वहां एमटेक को एमएस कहा जाता है, और तो ये करने के लिए वो अमेरिका चले जाते हैं और फिर जाकर अमेरिका को मजबूत करते हैं। तो अमेरिका विश्व के टैलेंट को क्या करता है, अपने पास बुला लेता है, या उसके पास वो चले जाते हैं और उसको उतना इज्जत और सम्मान देता है, और वो लोग जाकर उसके इकोनॉमी को अंततः बढ़ावा देते हैं और सुपर क्वालिटी के प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ जाती है। तो और अमेरिका के पास खुद भी अपना बहुत बड़ा बाजार है, तो मैक्सिमम चीज का तो स्वयं खपत कर लेता था। ये सब चीज अमेरिका को एक महाशक्ति बना रहा है, इसीलिए अमेरिका के चुनाव पर सभी को नजर है। साथ ही साथ देख लीजिए कि इसी कारण से अमेरिका के पास विदेशी मुद्रा भंडार का अकूत वहां पर भंडार है, ठीक है ना। अमेरिका धनी है क्योंकि विश्व के जितने भी व्यापार हो रहे हैं वो डॉलर में मैक्सिमम व्यापार हो रहे हैं। और अगर देखिए एक स्विफ्ट है, स्विफ्ट, ये ब्रिक्स में इसकी चर्चा हुई थी कि ब्रिक्स भी पे सिस्टम बनाया जाए। स्विफ्ट एक पे सिस्टम है और इसी स्विफ्ट के माध्यम से व्यापार होता है, और स्विफ्ट क्या करता है तो डॉलर में एक्सेप्ट करता है। अगर भारत का अमेरिका के साथ कोई व्यापार हो रहा है तो डॉलर में होगा, ठीक है। तो अगर डॉलर में व्यापार होगा, और डॉलर कौन सा, यूएस डॉलर, अमेरिकी डॉलर, यूएस डॉलर में व्यापार होगा तो अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत होती है, और अमेरिका के पास डॉलर जब जाता है तो मजबूती मिलती है। आज भी भारत के करेंसी से कई गुना अमेरिका का डॉलर मजबूत है। तो अमेरिका के लोग अगर परचेज करते हैं तो वो अपने कम ही डॉलर खर्च करते हैं, भारत के बहुत ज्यादा चीजों को वो खरीद लेते हैं। और यही बात विश्व के अन्य देशों के साथ है कि डॉलर सबसे मजबूत है, और विश्व का चूंकि व्यापार डॉलर में होता है, इसका फायदा अंततः अमेरिका को होता है। ये जो भी है, IMF है, ठीक है, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, या वर्ल्ड बैंक है, अगर ये सब लोग भी किसी को पैसा देते हैं, लोन देते हैं, मदद करते हैं, तो यूएस डॉलर में देते हैं, और उनको रिटर्न भी यूएस डॉलर में करना होता है, और इसको फायदा किसको होता है, अमेरिका को होता है। इन संस्थाओं पर भी अमेरिका की कब्जा है। तो इस तरह से अमेरिका के पास विदेशी मुद्रा भंडार बहुत भरा हुआ है। साथ ही साथ ये देख लीजिए कि या अमेरिका किसी को तेल दे, ऑयल दे, या अमेरिका किसी को लोन दे तो किस में देता है, यूएस डॉलर में देता है, और अगर रिटर्न भी लेता है तो किस में लेता है, यूएस डॉलर में लेता है, और दोनों तरीके से अमेरिका मजबूत हो रहा है। इसी तरह से अमेरिका ये देखिए कि अगर एक्सपोर्ट करता है या इंपोर्ट करता है तो यूएस डॉलर में करता है, और दोनों में अमेरिका को ज्यादा फायदा होता है। और यही कारण है कि पहले तो विश्व में चाइना के लोग ज्यादा टूरिस्ट हर जगह घूमते थे, लेकिन अब उनकी करेंसी कमजोर हो गई है काफी। तो लेकिन अमेरिका के लोग अब टूरिस्ट ज्यादा बन गए हैं, हर जगह अमेरिका जाकर टूरिज्म करते हैं, पूरे विश्व में घूमते हैं, क्योंकि जब विश्व में जाते हैं तो उनको विश्व का कहीं कोई भी जगह उनको सस्ता दिखाई देता है, क्योंकि उनके $1 में बहुत सारे सामान आ जाते हैं विश्व के, और चीप होता है। तो ये अमेरिका को फायदा है, और इस तरीके से अमेरिका एक तरह से प्रोडक्शन में भी, प्रोडक्ट सेल करने में भी, अगर अपने प्रोडक्शन को बेचता है उसमें भी उसको फायदा होता है। अगर खरीदता भी है तो डॉलर इंपोर्ट भी करता है तो इंपोर्ट में भी उसको फायदा है कि दुनिया के हिसाब से वो कम ही डॉलर देता है और उतना पैसा उसका
हो जाता है, क्योंकि उसका डॉलर तो मजबूत है और एक्सपोर्ट भी करता है, तो उसमें भी उसको ज़्यादा फायदा होता है। इस तरह से अमेरिका हम फायदा कर रहा है और पैसा के मामले में, इकोनॉमी के मामले में एक ताकतवर वो देश अमेरिका बन चुका है। साथ ही साथ ये देखिए कि अमेरिका का जो डिफेंस सेक्टर है, ये तो हम आ गए आपको उसकी इकोनॉमी के बारे में। डिफेंस के मामले में अमेरिका बहुत मजबूत है, ठीक है। ये सब चर्चा बता रहे हैं कि अमेरिका पर हम चुनाव चर्चा कर रहे हैं। अब मैं आऊंगा कि इसमें कौन जीतेगा तो किसको क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, मैं ये समझाऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा डिफेंस देखिए कि अमेरिका की डिफेंस इतनी ताकतवर है कि अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी उसके पास सैन्य ताकत है। और उसके बाद अगर 10 सैन्य ताकत को आप एक तरह से हॉरिजॉन्टल वे में सजा दीजिए, तो बाकी नीचे की 2 से 10th तक जो ताकत है, उससे भी अमेरिका की ताकत अकेले बड़ी है। तो इतना उसके पास अमेरिका के पास सैन्य ताकत उसकी मजबूत है। और इसी तरीके से देख लीजिए इन्वेस्टमेंट में भी देखिए कि अमेरिका जो है, भारत के साथ अमेरिका का संबंध ये है, हम जो मैं चर्चा कर रहा हूं कि भारत के साथ अमेरिका बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है, सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका है। और यहाँ पर उसका भारत से अमेरिका इंपोर्ट भी ज़्यादा करता है और भारत को एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करता है। और इन्वेस्टमेंट में अमेरिका यहाँ पर तीसरा है, ठीक है ना। यहाँ पर इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में तो मॉरिशस किया है और सिंगापुर भी किया है, लेकिन अमेरिका तीसरा है इन्वेस्टमेंट में। लेकिन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी मैक्सिमम संख्या में भारत के साथ उसका चल रहा है। भारत का वो बड़ा ट्रेड पार्टनर है और इस दृष्टि से अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब अगर अमेरिका में हम आते हैं कि सबसे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप अगर सपोज कीजिए कि राष्ट्रपति बन जाए, हालांकि इस बार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में इतना टफ ये कंटेस्ट चल रहा है कि अभी तक कोई, वहां पहले लोग बता दिया करते थे एजेंसियां वहां की और एग्जिट पोल वगैरह, लेकिन अभी कोई नहीं बता पा रहा है, क्योंकि दोनों का जो डेटा जा रहे हैं बहुत नियरेस्ट आ रहे हैं। कहीं कहीं कोई बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं, तो कहीं कोई बताता है कि कमला हैरिस जीत रही हैं। और वहां पर कुछ स्विंग स्टेट्स हैं, और स्विंग स्टेट्स में जो अब जीत रहा है वो जीतेगा, वही वहां का राष्ट्रपति बनेगा। इसलिए कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों लोग स्विंग स्टेट में अभी फोकस किए हुए हैं और वहां पर बहुत अपना जोरदार प्रचार चला रहे हैं। और फिर 5 मई को तो उसका चुनाव हो रहा है, तो अब तो बहुत नजदीक की बात आ गई है। अब देखिए स्विंग स्टेट किसको ज्यादा वोटिंग करते हैं, लेकिन बहुत नियरेस्ट क्लोज फाइट है, इसलिए जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हमको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम देखें कि मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत जाते हैं तो क्या होता है, उनका कैसा विचारधारा है, तो डोनाल्ड अब भारत के लिए क्या होता है। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप कई बार बोल चुके हैं कि अगर मैं जीतूंगा तो मैं यूक्रेन और रूस के युद्ध को बंद कर दूंगा, तो ये यूक्रेन और रूस का युद्ध बंद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इजराइल भी जो अटैक कर रहा है गाजा पर, वो भी मामला सुलझेगा। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मानना है, कहते हैं कि भैया हम खर्चा नहीं करेंगे इसमें। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप के पहले अभी जो वहां के अमेरिकी प्रशासन जो है, जब युद्ध हो रहा है तो यूक्रेन को आर्थिक मदद दे रहा है, इजराइल को आर्थिक मदद दे रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नहीं भैया, अगर आपको अगर युद्ध लड़ना है तो आप अपने पैसे से लड़िए, हम कुछ मदद नहीं करेंगे। तो अमेरिका जिस दिन ये उसको आर्थिक मदद देना और या जो सैन्य सुविधा देना उसको बंद कर देगा, उसी दिन युद्ध बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये किए है कि अमेरिका अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा संभावना है कि इसका युद्ध पर जो अभी विश्व में हो रहे हैं उस पर असर होगा और यूक्रेन रसिया युद्ध भी समाप्ति पा जाएंगे। क्योंकि अभी भी और वहाँ के जो व्लादिमीर पुतिन है वो अपने को थोड़ा, और ट्रंप के बीच उनकी केमिस्ट्री भी जमती है, तो ये युद्ध बंद होने की बहुत संभावनाएं हैं। और वो अमेरिका कहता भी है, ट्रंप कहते भी है कि मैं खर्चा देने वाला नहीं हूँ। इजराइल के साथ भी बेंजामिन नेतान्याहू जो इजराइल के हैं, वो भी ट्रंप से उनका बहुत बुरा रिलेशन नहीं है। और यहाँ भी लेकिन फिर भी उनको बोल चुके हैं कि भाई रिलेशन कैसा भी है, मैं आपको कोई मदद नहीं करूंगा, आपको अगर लड़ना है तो अपने बल पर लड़ो। तो बस यही चीज वहां पर युद्ध को बंद करने के लिए काफी है। साथ ही साथ अब एक और बात है, भारत के साथ मोदी के साथ इनकी बहुत केमिस्ट्री बनी थी, जब थे हाउडी मोदी प्रोग्राम भी हुआ था, आप याद हो। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन एक तरफ में ये नेगेटिव है। आईटी सेक्टर में ट्रंप का कहना है
कि नहीं नहीं, आप जो बाहर के बच्चे आ रहे हैं और भारत के तो काफ़ी बच्चे जाकर अमेरिका वगैरह में पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनके प्रति इनकी जो नीति है वो निगेटिव है, नकारात्मक है, और ये डाउन आएगा। तो ये आईटी सेक्टर के लिए थोड़ा सा ट्रम्प थ्रेट लगते हैं। कमला हैरिस के जहाँ तक बात है, तो कमला, तो मतलब ट्रम्प अगर जीत के आते हैं तो भारत को बहुत ज़्यादा विशेष अंतर नहीं होने वाला है, और थोड़ा आईटी सेक्टर में भारत इससे चिंतित है। लेकिन मोदी के साथ इनकी केमिस्ट्री बनती है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ, देखिए उसका क्या होता है। अब आइए कैमला हैरिस के साथ। कैमला हैरिस भी इन सब युद्ध में, तो जो विदेश नीति में जो पहले का प्रशासन, वहाँ का जो बाइडेन का प्रशासन जो काम करता आ रहा है, तो हमको लगता है कि वही नीति को कैमला हैरिस भी लगभग विदेश नीति में आगे बढ़ाएंगी, तो उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं आने वाला है। कैमला हैरिस का आईटी सेक्टर में उनके आने से बूम आएगा, क्योंकि उनका जो सोच है वो पॉजिटिव है। तो चाइना के साथ भी जो कमला हैरिस हैं उनका संबंध अच्छा हो सकता है, क्योंकि अभी भी जो चाइना इससे ज़्यादा पॉजिटिव है और कमला हैरिस को चाहता है। लेकिन ट्रम्प जो है वो चाइना के प्रति ज़्यादा उनका नकारात्मक विरुद्ध है। ये है भारत के पक्ष में, दोनों सही हैं, जो आए भारत के साथ संबंध अब बिगड़ने वाला नहीं है। और मैं बताया कि पोखरण के बाद भी जब आर्थिक प्रतिबंध हटा तो भारत के साथ संबंध मजबूत हुए हैं, अभी भी मजबूत हुआ है। भारत में एक सक्षम अभी प्रशासन है, सक्षम नेतृत्व है, और ये नया भारत है, इसमें अब बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर क्या कमला हैरिस आए या डोनाल्ड ट्रंप आए, उनकी भी आवश्यकता भारत की साथ की होगी, और भारत के साथ उनका संबंध थोड़ा सा प्लस माइनस करके ऐसे ही चलता रहेगा। विदेश नीति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने वाला नहीं है। हाँ, बाकी विश्व में एक परिवर्तन आएगा। ट्रंप के आने से युद्ध बंद होने की संभावनाएं हैं, और ट्रंप इसमें एक पैसा खर्च करने के मूड में नहीं है, तो ये ट्रंप का मूड है। तो ये सबसे बड़ा इसका आउटकम यही है। और जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो विश्व का सबसे सुपर पर्सन माना जाता है और ताकतवर होता है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास वीटो का अधिकार है। वहाँ की संसद या सीनेट कोई चीज या कांग्रेस पास भी कर दे तो वो अपने वीटो से अपने नीति को लागू कर सकता है। तो बहुत पावरफुल अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है, इसीलिए पूरे विश्व की चर्चा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। दो तीन बात है। पहली है कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो ये जो युद्ध वगैरह स्थिति कम होगी। कैमला हैरिस जीतती हैं तो यथावत चलती रहेगी, और जो बाइडेन की जो अभी फॉरेन पॉलिसी है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आने की संभावना नहीं है। हाँ, कैमला हैरिस का आना आईटी सेक्टर के लिए पॉजिटिव साइन है, संकेत है, और उसमें थोड़ा ज़्यादा वृद्धि होगा। और ट्रंप आते हैं तो युद्ध तो बंद होगा, लेकिन आईटी सेक्टर के प्रति ट्रंप का जो विचार है वो बहुत पॉजिटिव नहीं माना जाता है, तो उसमें कुछ अंतर आ सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज को इस वीडियो को मैं रोक रहा हूँ। आप इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी तक डॉक्टर AK ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, कमेंट शेयर भी कीजिएगा। ऐसे ही इश्यूज पर मैं आपसे चर्चा करता रहूँगा। और देखिए अब तुरंत रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के बाद देखिए कि कौन जीत रहा है। आज बताना कि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं कि कमला हैरिस जीत रहे हैं, ये बिल्कुल बेमानी है। इसमें सभी लोग लगे हुए हैं, लेकिन दोनों का पलड़ा लगभग इक्वल आ रहा है। स्विंग स्टेट में जो निकलेगा, जिसको ज्यादा मत मिलेगा, वही वहां का अमेरिका का राष्ट्रपति अगला बनेगा। थैंक यू।